जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस तत्वार्थ राजवार्तिक टीका के तीसरे अध्याय के आधार से मध्य लोक में सुमेरु पर्वत की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। बात की है सुमेरु पर्वत के बारे में। कहाँ है सुमेरु पर्वत? फील करें आप, राउंड शेप में फील करें, गोलाकार बॉल की तरह नहीं, प्लेट की तरह है एक जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप में अर्थात उस प्लेट में, जो प्लेट हमारे सामने रखी है उसमें है एक पेन की तरह है, बीच में सेंटर में टिका हुआ खड़ा हुआ एक मेरू नाम का पर्वत, सुमेरु नाम का पर्वत। वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन की हाइट वाला है और 4 प्रकार के वनों से सहित है। माने उस सुमेरु पर्वत के 4 वन है। जमीन पर भद्रपाल कहा, फिर नंदन कहा, फिर सोमनाथ कहा और फिर उसके बाद में पांडुक वन की चर्चा की। कल मैं इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार के साथ में आप लोगों के साथ में कर चुका हूँ। हम पहुंच गए थे अंतिम चरणों में पांडुक वन तक। ध्यान है आप लोगों को, दोबारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पांडुक वन पर पहुंचकर हमारे को बीच में वही स्थिति दिखाई देगी जैसी जम्बू द्वीप जैसा दिख रहा था ना। अब पर्वत के शिखर पर पहुंच करके वहां भी एक प्लेट बना दीजिए आप। माने वो हमारे को टोटल स्पेस मिल गया वहां 1000 योजन का। कल की बात को रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। सभी लोग हैं जो लोग कल थे, या कोई ऐसे भी हैं जो कल की क्लास में नहीं थे। आप बतलाएंगे तो मैं उस चीज को थोड़ा रिपीट कर पाऊंगा, जो लोग कल नहीं थे। पूछ रहे हैं कुछ लोग कल कुशल जी सर नहीं थे क्या आप? तो मैं था कल। आप थे, और लोग हैं जो नहीं थे? देखिए यदि आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं, कोई बोलते नहीं है तो मीन्स के होगा सब। इसका मतलब सभी लोग होंगे ऐसा मान के चले अपन। बोल ऐसा करते हैं, जो अभी है ना कल थे वो सब बताइए कि आप थे। हाँ जी, तो मालूम चलेगा मेरे को कि क्या करना है, मुझे कहाँ से चलना है। अदरवाइज तो वो मैं पीछे पीछे ही जाता जाऊंगा। मैं सोचता हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, ये सोच करके कि पता नहीं कौन थे और कितना समझ में आ रहा है, आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। किसी ने बोला नहीं तो आज चल सकते हैं, किसी ने नहीं बोला कि मैं नहीं था। अभी हमारे साथ है वैसे 18-20 लोग हैं पंडित जी, सुन रहे हैं। कॉल्स है 18-20, उससे ज्यादा सुन रहे होंगे। आगे चल सकते। और शायद सब ये रिपीट ही है क्योंकि हमारा आगे का सेशन भी रहता है ना पंडित जी। तो कल भी आपके सेशन में सारे लोग तो थे वैसे, जो आज है वो। चलिए, आगे है कोई सेशन इसके बाद में? हाँ, ये वीक में नहीं है, नेक्स्ट ट्यूसडे से होंगे शुरू। हाँ ठीक है, तो आज मैं 2-4 मिनट ज्यादा भी ले सकता हूँ मतलब? हाँ जी हाँ ठीक है। फिर जिनको जल्दी होगी वे चले जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित पांडुक वन की।
पांडुप वन में ऊपर पहुंचे अपन 99,000 योजन की ऊंचाई पर। कल ले गए थे हम लोग वहाँ, और वहाँ से हम लोग एकदम नीचे उतर गए थे समय पूरा होने की वजह से। आज दोबारा इतनी चढ़ाई अपने को चढ़नी पड़ी 99,000 योजन की। ऊपर पहुँचे हम, जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, हम लोग साउथ में हैं इधर, और यहाँ से जैसे ही हमने वहाँ टॉप पर पहुँचे, हाइट पर पहुँचे, हमने देखा कि राउंड शेप में एक जंगल है जहाँ हम पहुँचे हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ अकृत्रिम चैत्यालय, जो कि चारों दिशाओं में है, दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये अकृत्रिम चैत्यालय भद्रसाल, नंदन और सोमनाथ इन वनों में भी थे। बेही चैत्यालय अभी हम देख पा रहे हैं कि नंदन वन में भी, पांडुप वन में भी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ है। लेफ्ट साइड से हमने चलना शुरू किया। कल भी हमने बढ़ने की बात कही थी, क्योंकि हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वहां से हमारे को सेंटर में एक चूलिका दिखाई दे रही है जो 12 योजन की है। 12 योजन उसका नीचे विस्तार है, हाइट उसकी 40 योजन है। एक पेन और पेन की निप, उसकी जो निप है आगे, नोक है उसकी, उसको समझिए आप लाइक ए चूलिका, और उसकी लेंथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी उसकी 40 योजन, और उसका जो बेस है वो है 12 योजन। 12 योजन का बेस जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे नैरो होता चला जाता है, और उस चूलिका की भी हाइट पर पहुंचकर, माने 40 योजन की ऊंचाई पर पहुंचकर, वो चूलिका का जो बेस नीचे 12 योजन था वह ऊपर जाकर सिर्फ 4 योजन का रह जाता है। समझ गए आप? हाँ पंडित जी, एक मिनट है, मैं एक सबको बताना चाहती हूँ। अभी शायद 2 महीने पहले हमने सब मैप्स भेजे थे। पंडित जी आपको भी वो भेजा गया था, उसमें 12 पेजेस थे, नहीं 14 पेजेस थे अलग अलग सब। तो उसमें सुमेरु पर्वत का भी एक मैप है, उसमें ये सारा डिटेलिंग में भी दिया हुआ है। 10 नंबर का पेज है, अगर कोई कंप्यूटर पे है, अगर आपको वापस उस पे जाना है तो ये सारे पेजेस वैसे उज्ज्वला बहन के किए हुए थे, लेकिन हमने भी बोलता हूँ। हाँ, क्या आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं उस मैप को? हाँ, मैं मेरे पास तो निकला हुआ है। और भी लोग हैं जो निकाल सकते हैं। हाँ जी है। बहन कब भेजा था आपने? देखिए आप, सुमेरु पर्वत का मैप इसमें है क्या? है। हाँ 10 नंबर का है पेज। 10 नंबर का है। 10 नंबर पर है। देखिए आप, लेफ्ट साइड के अंदर येलो कलर के अंदर सुमेरु पर्वत दिखाया हुआ है। देखा आप लोग? चित्र देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेफ्ट साइड में देखिए, इस चित्र में सुमेरु पर्वत दिखाया हुआ है। जो पर्वत येलो कलर में है, नीचे जमीन पर भद्रसाल नाम का वन है, राउंड शेप में है, और इस राउंड है जमीन पर, वो 10,000 योजन का है, जो यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं है। इसकी नींव दिखा रखी है 1,000 योजन की। 1000 योजन की नींव दिख गई? हाँ हाँ जी। हाँ माने उषा बहन आप थोड़ा रिस्पांस देना मुझे म्यूट पे। हाँ ठीक है। जमीन पर भद्रसाल वन, उससे 500 योजन, भद्रसाल वन पर 4 चैत्यालय हैं। 3 सामने दिख रहे हैं, एक बैक साइड पीछे की तरफ है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर बढ़े अपन 500 योजन की हाइट पर, तो भद्रसाल से ठीक थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक दूसरा वन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिस वन का नाम है नंदन वन, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी।
इस नंदन वन से थोड़ा सा सीधा जाए हम और फिर सीधे जाने पर ये इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रखा है। और कुछ मेरू पर्वत का और भी मेरे पास में चित्र है, मैं भेजूंगा आप लोगों को। अभी देखिए आप 62,500 योजन ऊपर पहुंच गए सीधा, तो हम पहुंचे सोमनाथ वन पर। सोमनाथ वन, वहां भी 3 चैत्यालय दिखा रखे हैं जहाँ ध्वजाएं हैं, है ना, मंदिर जैसे दिखा रखे हैं। ये जो सोमनाथ वन है, इस पर भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कुछ कटा हुआ पोर्शन है, कटनी है यहाँ। यहाँ से 36,000 योजन, 36,000 लिखा हुआ है लेफ्ट में। योजन शब्द आप लोग अपने आप लगा ले। 36,000 योजन ऊपर चले तो अपन पहुंचे पांडुक वन पर। ठीक है, जो पांडुक वन की जो दशा है, वो पांडुक वन देखिए आप कैसा है। पांडुक वन के लिए राइट साइड में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पांडुक वन और सर्किल दिखा रखा है बीच में। इसका मतलब सुमेरु पर्वत के टॉप पर, शिखर पर चले जाने के बाद में जो यहाँ बीच में एक गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है, ऐसी गोलाकार आकृति मिलेगी अपने को वहां। और ये आप लोग हाँ। माने ये जो पांडुक वन है ना, इस पांडुक वन को आप आड़ा करके उस सुमेरु पर्वत का जो चित्र था येलो कलर का, उसके ऊपर लगा दीजिए, या वहां सुमेरु पर्वत के ऊपर जो पांडुक वन जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ 4 चैत्यालय दिखा रखे हैं, उसको वहां से उतार करके अपन ने आड़ा कर दिया, यहाँ फ्लैट कर दिया उसको, तो ये पांडुक वन इस रूप में अपने को दिखाई देने लगा। ठीक है। अब इस पांडुक वन में चारों दिशाओं में तो 4 चैत्यालय दिख रहे हैं। सबसे सेंटर में देखिए आप, सेंटर में देखेंगे तो आपको एक स्काई कलर का एक डॉट दिख रहा है। हाँ जी। दिख रहा है सभी? हाँ। ये स्काई कलर का जो डॉट है, इस स्काई कलर के डॉट को कहेंगे हम चूलिका। और ये स्काई कलर का डॉट भी डॉट जैसा नहीं है, यहाँ पे स्टैंडिंग 40 योजन की चूलिका है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं इसी चित्र के ऊपर चूलिका। तो कैसे होगी बतलाइए? 40 योजन की जो ऊपर चूलिका दिख रही है, ये चूलिका भी गोलाकार है, गोल है। उस चूलिका को उठा करके रख दीजिए आप स्काई कलर के इस डॉट पर जो पांडुक वन में है, रख सकते हैं? जी। पंडित जी, उसका डायमीटर है 12 योजन है ना, पांडुक वन से? हाँ, डायमीटर 12 योजन है। पांडुक वन से तो कैसे कह सकते हैं अपन, पांडुक वन में पांडुक वन तो 1000 योजन का है। नहीं, उसके जो बीच में आप बोले ना कि वो स्काई कलर का वो चूलिका। हाँ, ये जो स्काई कलर का डॉट दिख रहा है पांडुक वन के बीच में, 12 योजन है। हाँ, ये जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो लेंथ होगी वो 12 योजन है इस डॉट की, जो पांडुक वन में डॉट दिख रहा है। और इस डॉट के ऊपर खड़ा कर दीजिए आप उस चूलिका को इसी राउंड शेप में, तो वो चूलिका नीचे हो गई 12 योजन की, और 40 योजन हाइट पर जाने पर ऊपर हो गई 4 योजन की। फील कर पा रहे हैं? अभी इस पर देखिए आप, वापस आ जाइए आप पांडुक वन के ऊपर। पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 चैत्यालय। अब देखिए आप लेफ्ट साइड से यदि अपन चलते हैं तो अपने को शिलाएं दिख रही है कुछ। पांडुक शिला कौन सी दिशा में है?
नॉर्थ ईस्ट। हाँ नॉर्थ। कौन सी दिशा में पांडुशिला? हाँ हाँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। और कौन से तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है यहाँ? भरत क्षेत्र भरत के। क्षेत्र। नॉर्थ ईस्ट में पांडुशिला। पांडुकंबला शिला साउथ ईस्ट साउथ। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट है ना। साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ कौन से तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है पांडुकंबला शिला पर? पश्चिम विदय। पश्चिम विदय के तीर्थंकरों का। इसके बाद में अपन चलते हैं तो साउथ वेस्ट। यहाँ कौन सी शिला है? रक्तशिला। रक्तशिला। रक्त। इसकी जगह एक स्थान पर शास्त्र में अपने को शब्द पढ़ने को मिलता है रत्न। रक्त भी कहा जा सकता है और रत्न भी कहा जा सकता है, दोनों शब्द मिलते हैं, उल्लेख मिलता है। रक्तशिला ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। और इसके बाद में एक और शिला बच गई, वो कौन सी दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है इसमें है रक्त कंबला। पूर्व विदय के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। ये शिलाएं किस तरह की है? 100 योजन लंबी, 50 चौड़ी और 8 योजन की हाइट वाली। कैसी है? सौ योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन की। मध्य में से हाइट कितनी है? सिर्फ 8 योजन। और किस तरह का शेप बनेगा उसका, उसकी आकृति किस प्रकार की बनेगी उस शिला की? तो आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए कोई एक पलंग ले लीजिए, कोई एक आप तख्त ले लीजिए। तख्त जानते हैं आप? तख्त कैसा होता है? 8x4 का। 8 फीट बाई 4 का एक तख्त ले लिया अपने, तख्त ले लिया। उस तख्त को ऊपर तो बेस पूरा दिख रहा है अपने को, ठीक है। हाँ। अब इस पूरे बेस को अपन ने नीचे से ऐसा कर दिया कि एक राउंड शेप में उसको अपन ने बेस दे दिया उसका जमीन पर। जैसी आकृतियां इस चित्रों के अंदर दिखा रखी है ना शिलाओं की, इस तरह से राउंड में ले लिया अपन ने उसको। तो लंबाई चौड़ाई हो गई 100 योजन और 50 योजन, ठीक है। ये जो इन्होंने नीचे जो चित्र दिखा रखा है ना पांडुक शिला का, ये बाल तीर्थन का जन्म के स्थान, ये ऐसा नहीं है। अर्धा सर्कल है ये जो शेप इन्होंने दिखा रखा है ऐसा शेप नहीं है। नीचे जो पांडुक शिला का दिखा रखा है बाल तीर्थन का जन्माभिषेक स्थान, सिंहासन और भद्रासन दिखा रखे हैं, इसकी जो शेप बनेगी ना, वो शेप बनेगी चौकोर शेप है, बिल्कुल अच्छा धरातल जैसा स्पेस है वहां। बिल्कुल लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी कह रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा है? वो आयताकार है, कैसा? ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल। एक बुक देख लीजिए आप, जैसे आप एक किताब को देखें, आपकी जो तत्वार्थ राजवार्तिक है, इस राजवार्तिक किताब को बंद करके आप सामने रखें हैं तो जो एक आकृति दिखाई देगी, बस ऐसी ऊपर से आकृति ऐसी है
और नीचे जो उसका शेप दिखाई दे रहा है, हाइट जो दिखाई दे रही है, वो हाइट सेंटर में से 8 योजन लीजिए और बाकी सब तरफ से धीरे धीरे करके और नैरो करते जाइए, कम करते जाइए सब तरफ से मीन्स सब तरफ से नहीं, सब तरफ से का अर्थ लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट और राइट से हम उस आकृति को कम करते चले गए। पंडित जी माने आकृति सिद्धशिला जैसे है ना, थोड़ी ऐसी ना? नहीं, सिद्धशिला जैसी नहीं। सिद्धशिला तो राउंड शेप में है, पूरा राउंड। सिद्धशिला हाफ बॉल। हाँ, तो ये भी यहाँ है। नो, सिद्धशिला तो राउंडेड है, गोलाकार है, हाफ बॉल की तरह है, जो राउंड शेप में दिखती है। पांडुशिला राउंड शेप में नहीं है, पांडुशिला तो चौकोर है, चौरस है, क्या कहेंगे आप उसको? चौरस, रेक्टेंगल 8x4 शेप में है, 8x4 क्या? हाँ, तो 8x4 में 8x50 रेक्टेंगल 9 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ा रेक्टेंगल शेप है। अब ये रेक्टेंगल तो है ऊपर से पिक्चर लेने पर, जब आप ऊपर से पिक्चर लेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, बट जब आप उसको साइड से पिक्चर लेंगे तो वैसा पिक्चर दिखेगा जैसा पिक्चर ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर दिख रहा है। ठीक है ना? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन 4 दिशाओं में जो एक आकृति दिखाई दे रही है, वो चीज ये साइड पोज है। ये मैं समझ रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे आप क्या आकृति बनेगी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन यदि इतना समझा करके आप लोगों के दिमाग में उसकी एक बार पिक्चर आ गई, एक्चुअल पिक्चर यदि उसकी आपके दिमाग में एक बार यदि आ गई है, आ जाएगी, तो फिर लाइफ टाइम आपके दिमाग में वो बात ख्याल में रहेगी कि एक्चुअल शेप किस तरह का है। पंडित जी, हाँ, राउंडेड शेप है, वो जमीन पे है ना, पर से रेक्टेंगल है? नहीं, जमीन पर भी राउंडेड नहीं है। नहीं, जमीन से देखे वैसे, जमीन से वो जो ठहरी है वहाँ से नहीं, वहाँ भी राउंड नहीं है, लेफ्ट राइट राउंड है। मानेगा तो उसको क्या, जैसे देखिए हाफ बॉल बनाई ना अभी अपन ने, देखिए आप देखिए हाफ बॉल बनाई अपन ने। अब इस हाफ बॉल को आप कट कर दीजिए। कैसे कट करें कि रेक्टेंगल शेप में कट कीजिए इसको ऊपर से। अब जो आकृति आपके सामने आएगी वो कैसी आएगी? थोड़ा ओवल जैसा शेप होगा तो शायद। ओवल जैसा शेप नहीं होगा। आप देखिए, बॉल देखिए, बॉल के 2 पीस कीजिए आप। आप ड्रॉ करके हमें भेज सकते हो ईमेल से? अभी क्या लग गया, थोड़ा सा राउंड होगा ना, बॉल भी थोड़ा सा तो राउंड होगा, थोड़ा सा पोर्शन। नहीं, बॉल तो पूरी राउंड है, फुल राउंड है वो। मैं फुल राउंड नहीं कह रहा हूँ। मैं भेजूंगा आप लोगों को, इसकी पिक्चर्स भेजूंगा मैं। आई हैव सम पिक्चर्स। हाँ, मैंने थोड़ा मिस किया कौन सी बात, सब रिपीट नहीं करना है, लेकिन आप कौन से स्पॉट को बता रहे हो? पांडुशिला। मैं पांडुशिला बता रहा हूँ, अभी तक पांडुशिला पर ही हैं अपन लोग। ओके। खैर, पांडुशिला पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, और पांडुशिला अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। यदि हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए अपने को वहाँ पर। आ चुके हैं ना कि वहाँ? हाँ, अनेक बार जा चुके हैं ना अपन लोग, देव बन के जा चुके हैं, बाप तीर्थंकर बन के नहीं। मेरे पास इसकी कुछ पिक्चर्स। आपके पास जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है आप लोगों के पास में? नहीं है। वो जैनेन्द्र कोश
शायद इस पे है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। जेओ पर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखिए आपको कहाँ मिलेगा। मैं क्योंकि पूरा प्रकरण वही चलने वाला है ना, तो मैं आपको एक बार उसकी क्या एक्चुअल पिक्चर दिखा रखी है उसमें। मैं आपको वो पिक्चर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का पेज बतला सकता हूँ, और सिद्धांत कोश आप लोगों को मिलेगा जाना की वेबसाइट पर। ओके। JAANA जाना। हाँ वो साइट है अपने पास, तो जाना.org। आप उसके साइट पर जाइए और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम का एक ग्रंथ है जिसे देखिए आप। और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम के ग्रंथ के 5 भाग आपको वहाँ मिलेंगे। उसमें आपको देखना है भाग नंबर 3, थर्ड पार्ट। और उस थर्ड पार्ट में भी आप देखेंगे उसमें लोक शब्द, जो कि आपको लास्ट में मिलेगा लगभग 350-400 पेज के आसपास, लोक शब्द। और वहाँ लोक शब्द की व्याख्या करते हुए बहुत 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 वर्णन किया है। मैं समझता हूँ कोई मेरा बहुत 40-50 पेज होंगे वहाँ पर। अच्छा, अभी ये हिंदी बुक्स में मैं गई हूँ और जे पे से देख रही हूँ, वहाँ तो नहीं है जैनेन्द्र। शुरू इसका जे पे से ही होता है ना ये बुक का नाम? सिद्धांत कोश देखिए आई थिंक सिद्धांत कोश यदि हो तो। अच्छा ओके, एक मिनट। सिद्धांत कोश देखिए। वो भी तो नहीं है पंडित जी वहाँ अवेलेबल है मेरे पास में, कल मेल आई उनके अतुल भाई की। सिद्धांत कोश भी नहीं है। तो फिर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे ही होगा। यहाँ 2 ही बुक है, जैन तत्व परिचय और जीन खोजा 3 पाए और जोक शारू, वो 3 बुक है यहाँ पर हिंदी में। तो उसकी वीडियोस वगैरह तो नहीं है ना, उसमें नहीं होगा ना? वीडियोस नहीं होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, क्या सभी लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर के बिना ही सुनते हैं? कितने लोग ऐसे जो बिना कंप्यूटर लैपटॉप के सुनते हैं? अब तो मेहनत की जाए इसके ऊपर। बहुत लोग पंडित जी फोन से ही आते हैं, 3-4 लोग ही शायद स्काइप से सुन रहे हैं, या कंप्यूटर फिर भी होता है साइड में। मैं भी वैसे तो फोन पे हूँ पर कंप्यूटर है मेरा साइड पे। पंडित सिद्धांत कोश है, वो IDJO की जो वेबसाइट है उसके पर 4-5 भाग है। भाग नंबर 3 हाँ वहाँ है, मैंने देखा अभी। कौन सी साइट बताया आपने? IDJO.org। अच्छा, हाँ वो इंटरनेशनल दिगंबर जैन की बात। हाँ ओके। ये तो जब इतने लोग देख ही नहीं पाते हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास इसकी समझिए आप मोर देन 100 फोटोग्राफ्स हैं इससे रिलेटेड, मोर देन 100। सब अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो सारी पिक्चर्स आप लोग को भेज सकता हूँ, आप लोग उसको धीरे धीरे देखें, लेकिन उसको जब मैं कहूँ उस समय वो चीज़ पिक्चर सामने आए तो वो चीज़ को आप समझ सकें। चलिए टाइम लगेगा उसमें, अपन आगे बढ़ते हैं। 4 शिलाएं हो गई और चारों शिलाओं के साथ साथ में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए, और कहाँ कहाँ पर कितने कितने अकृत्रिम चैत्यालय किस तरह से हैं, कितनी हाइट पर हैं, इन सब की चर्चा अपन यहाँ कर चुके हैं। आई थिंक अपने को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। देखिए आप पेज नंबर 382 पर आ जाइए आप आगे। पुस्तक तो सबके पास में होगी शायद, बुक्स तो हैं सभी के पास में। 382 पेज नंबर अपने ग्रंथ का, पुस्तक का।
विदेह के मध्य में मेरू पर्वत है। यह पर्वत 99,000 योजन ऊंचा है, पृथ्वी तल से 1,000 योजन नीचा है। ठीक है। इसके ऊपर भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक ये 4 वन हैं। पांडुक वन में बीचों बीच मेरू की शिखर प्रारंभ होती है। पांडुक वन के बीचों बीच इस शिखर का नाम क्या है? चुलिका। इस शिखर का नाम है चूलिका। 40 योजन हाइट है उसकी ना। उस शिखर की पूर्व दिशा में पांडुक शिला, ये सब हटा दीजिए आप, ये सब करेक्शन करना पड़ेगा। इन्होंने जो लिखा है ना, ये उज्ज्वला बहन वाले जो चित्र थे, इनमें सही चीज लिखी हुई है। ईशान दिशा में पांडुक शिला, ऐसा। बस वो चीज आपको यहाँ नोट डाउन करनी है आपकी बुक्स पर, जो सही है। उज्ज्वला बहन ने जो लिखा है वो बराबर है। पूर्व दिशा में नहीं, ईशान, नॉर्थ ईस्ट में पांडुक शिला, वहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। इतनी बात आनी चाहिए। फिर साउथ ईस्ट में पांडुकंबला, साउथ वेस्ट में रक्तशिला, नॉर्थ वेस्ट में रक्त कंबला। ठीक है। ये सब सुधार लीजिए आप। आप देखिए, इसमें कुछ 3-4 लाइनें छोड़ करके इसके नीचे अधोलोक, चूलिका के ऊपर ऊर्ध्वलोक है और मध्य में तिरछा फैला हुआ मध्यलोक है इत्यादि विदेश क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मूल ग्रंथ से जान लेना चाहिए। खत्म हुई अपनी चर्चा यहाँ विदेश क्षेत्र के बारे में। मूल ग्रंथ कौन सा है? मूल ग्रंथ तो अब मैं क्या बतलाऊं आपको, ऐसे कहाँ देखेंगे आप। तिलोए प्रणक्ति में मिलेगा, त्रिलोक सार में मिलेगा, हरिवंश पुराण में भी मिलेगा, है ना। लोक विभाग में, जम्बूद्वीप प्रणक्ति में कई ग्रंथ हैं जो मूल ग्रंथ के रूप में। आप त्रिलोक सार ज्येष्ठ ग्रंथ हैं जिसमें मिल सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे इजी है, मैंने जो बतलाया ना आपको सिद्धांत कोश का, वो जो पार्ट में आपको बतला रहा हूँ लोक शब्द के अंतर्गत, वो सफिशिएंट है। नीचे आ जाइए, 14 से 16 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ आज मैं। पहले भी कह चुका हूँ आपको पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ता तो हूँ नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। नील पर्वत के उत्तर, नील पर्वत कहाँ है? 6 पर्वत थे, ध्यान है आपको। 6 पर्वतों में पहला हिमवन, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद और चौथा नील। निषद और नील पर्वत के बीच में तो था विदेह क्षेत्र। अब नील के उत्तर दिशा की तरफ की बात कर रहे हैं। नील पर्वत के उत्तर दिशा की तरफ देखिए आप। नील पर्वत के उत्तर और रुक्मी पर्वत के दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच रम्य क्षेत्र है। रमणीय देश, नदी, पर्वत आदि से युक्त होने के कारण इसे रम्यक कहते हैं। वैसे रम्यक नाम रूढ़ ही है। रम्यक क्षेत्र के मध्य में गंधवान नामक व्रत वैताड्य, वैदाड्य लिखा है, वैताड्य, यह शब्दवान व्रत वैताड्य के समान लंबा चौड़ा है। इस पर पद्म देव का निवास है। एक पर्वत है, उसके भी क्षेत्र के बीच में, और वहां पर भी रहता है एक देव, उसके ऊपर भी भवन बना हुआ है उसका। रुक्मी के उत्तर
शिखरी के दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रों के बीच हिरण्यवत क्षेत्र है। हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के पास होने से हिरण्यवत पड़ा। ठीक है, इसका नाम हिरण्यवत क्यों पड़ा? क्योंकि हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के पास है। हिरण्य कलर है, ये सोने जैसा होता है, गोल्ड जैसा है। इसमें शब्दवान वृत्त वैताड्य की तरह है, माल्यवान वृत्त वैताड्य है। इस पर प्रभास देव का निवास है। और इसके बाद में 20-22 देखिए आप, शिखरी पर्वत तथा पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर समुद्रों के बीच ऐरावत क्षेत्र है। रक्ता तथा रक्तोदा नदियों के बीच अयोध्या नगरी है। इसमें एक ऐरावत नाम का राजा हुआ था, उसके कारण इस क्षेत्र का ऐरावत नाम पड़ा है। इसके बीच में विजयार्ध पर्वत है। इस तरह से 7 क्षेत्रों के संदर्भ में जो चर्चा है, जो विस्तार इन्होंने यहाँ अकलंक देवाचार्य ने किया था, वो विस्तार अपना एक प्रकार से पूर्ण हुआ। अब देखिए, आप सूत्र देखें तो भी आपको काफी बातें डायरेक्ट क्लियर होती है। हमने आपको एक सर्कल बनवाया था, एक राउंड बनवाया था, आपको ध्यान होगा, कुछ महीनों पहले, लगभग 2 महीने पहले हमने एक गोला बनवाया था आपसे। सबने अपनी अपनी कॉपी पर बना रखा था, बिल्कुल गोल गोला बना लिया। 6 लाइनें हमने खींचने के लिए कहा था उसमें आपको, वो खींची भी थी आपने। 6 लाइन आपको लेफ्ट से लेकर राइट की दिशा में बढ़ानी थी। पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई लाइन है वो, जिससे डिवाइड हुआ है वो क्षेत्र, वो किसमें? नॉर्थ और साउथ में। तो 7 क्षेत्र हो गए कुल उन 6 रेखाओं के कारण। अब उन्हीं 6 की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सूत्र नंबर 11 में, पर्वतों का वर्णन। यह आगामी सूत्र है, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं 11 नंबर का सूत्र। तद्विभाजिन है, तद्विभाजिन है पूर्वा परायता। तद्विभाजिन है पूर्वा परायता। हिमवन महाहिमवन देखिए, पूरा पढ़ता हूँ, एक बार पूरा पढ़ूंगा ना तो आप लोगों के एक बार पूरा ख्याल में आएगा, फिर थोड़ा करके पढ़ता हूँ इसको। तद्विभाजिन है पूर्वा परायता। हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। तद्विभाजिन है पूर्वा परायता। हिमवन महाहिमवन निषद, हिमवन महाहिमवन, हिमवन महाहिमवन निषद, हिमवन महाहिमवन निषद, डबल नए है ना वहां पर। हिमवन 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 महाहिमवन निषद नील रुक्मी रुक्मी शिखरिणो शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। देखिए, तद्विभाजिन है। तद्विभाजिन मतलब तद मतलब क्या? अरे भाई, जिसकी चर्चा चल रही थी, किसकी चर्चा चल रही थी? इसी सूत्र में जम्बूद्वीप की। सूत्र नंबर 10 देखिए आप, और सूत्र नंबर 9 देखिए। 9 नंबर सूत्र में कहा, पेज नंबर 380, 9 नंबर सूत्र में कहा
कि 1 लाख योजन वाला गोलाकार जम्बूद्वीप है। ठीक है, मेरु पर्वत जिसकी नाभि के समान है। फिर उस गोले के बीच में कहा 10 नंबर सूत्र में कि भाई उस गोले में 7 क्षेत्र हैं, उन 7 के नाम बतला दिए। ये 10 नंबर सूत्र में कहा। फिर सीधा 11 नंबर सूत्र पर आ जाइए। टीका को छोड़ दीजिए आप। कभी कभी क्या होता है, टीका में इतना विस्तार होता है कि हम लोग उलझ रह जाते हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि प्रकरण क्या चल रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर आप सीधा सीधा उमा स्वामी आचार्य को फॉलो करते जाइए आप। ठीक है ना, आप उमा स्वामी आचार्य को फॉलो करेंगे ना, आई थिंक बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। और मुझे लगता है शायद मैं भी उसको बहुत आसानी से क्लियर कर पाऊंगा आप लोगों को। तो अभी अपन ने एक गोला बना लिया था 9 नंबर के सूत्र में। 10 नंबर के सूत्र में हमसे कहा कि 7 नाम है, 7 क्षेत्र है। अब कहाँ पर है 7 क्षेत्र? 7 के नाम तो बता दिए आपने, वो है कौन सी जगह? तो कहा कि ये जो गोला बनाया था ना, इस गोले को बांटने वाले, गोले को विभाजित करने वाले 6 पर्वत थे। तद विभाजन है पूर्व अपर आयता। पूर्व से अपर माने पश्चिम दिशा की तरफ फैले हुए, पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। हिमवन, अब उनके नाम बतला दिए। कितने हैं ये? 6 होंगे ये। देखिए एक्चुअल में विषय अपना ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा भी यदि आप लोगों का उपयोग इधर उधर चले जाता है ना बीच में 2-5 मिनट के लिए, एज यूजुअली जैसा कि आप लोगों की टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर हैबिट होती है, तो फिर वो सब चीज गड़बड़ हो जाती है। इसलिए फेस टू फेस टीचिंग का जो एक लाभ है ना, वो लाभ टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग से कभी नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कितना सिंसियर होकर के कितने लोग सुनते होंगे डायरेक्ट बैठ करके। फिर उसमें कोई आ जाता होगा, कोई घर में आता जाता हुआ दिखता होगा, कभी उठ जाते होंगे, कभी पानी पीने के लिए उठ जाते होंगे, कभी टॉयलेट के लिए उठ जाते होंगे, कभी किसी को देखने के लिए उठ गए, कभी कोई फोन आ गया तो चले गए, कभी कुछ करने लगे, कभी कोई काम याद आ गया तो उठ करके चले गए। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, कुछ लोग दूध गर्म करते करते भी सुन लेते होंगे कि ठीक है टेलीफोन ही तो चल रहा है, क्या है, सुन तो रहे हैं सब बात, फिर उपयोग इधर चले गया, कुछ और करने लगे। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं ख्याल में आएगी आपके बात। बिल्कुल ये विषय ही इस तरह का है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, क्योंकि 2-4 वाक्य भी 2-4 मिनट के लिए आप इधर उधर हो गए और बस फिर समझ लीजिए गई बात। अब नहीं समझ में आएगी, मुश्किल हुई फिर समझने में। गोला बना दिया, 7 नाम बतला दिए। गोला बनाया था 9 नंबर सूत्र में, 7 नाम बतलाए थे 10 नंबर के सूत्र में। उन 7 नामों को कहाँ कहाँ लिखना है इसको समझाने के लिए सूत्र दिया 11 नंबर, जिसमें 6 नाम बतलाए गए हैं, 6 पर्वत बतलाए गए हैं। ठीक है, अब ये पर्वत जब डल जाएंगे उस राउंड में, क्या उस गोले में जब आप ये पर्वत डाल देंगे तो अपने आप आपके साथ सामने 7 हिस्से बन जाएंगे, जिनमें आपको वो 10 नंबर के सूत्र वाले नाम भरने हैं। उन नामों को फिलअप करना। कहाँ फिलअप करें वो नाम? 11 नंबर के सूत्र के बाद। कई बार तो मैं ऐसा भी महसूस करता हूं कि यदि 11 नंबर का सूत्र पहले होता और 10 नंबर का सूत्र इसके बाद में होता तो शायद डायरेक्ट समझने वालों के लिए ज्यादा आसान होता। लेकिन ये अपनी इच्छा का अनुसरण नहीं किया उन्होंने, सामने जो शिष्य बैठा था उसका अनुसरण किया है। प्रश्न उठ गया, इतना बड़ा गोला बना दिया आपने, जम्बूद्वीप बतला दिया, आखिर इसमें है क्या? बतला दिए 7 क्षेत्र हैं, भारत हेमवत आदि। बोले कैसे होंगे ये? 7 कॉर्नर तो होते नहीं, या तो 8 होंगे, 7 किस प्रकार से होंगे? तो समझ में नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे ऐसा ऐसे नहीं है, 7 इनके बीच में 6 पर्वत डाल दे ऐसे लंबे लंबे, और 6 पूर्व पश्चिम फैले हुए 6 पर्वत होंगे, तो 7 जगह तेरे को अपने आप मिल जाएगी। 7 पोर्शन दिखाई देंगे तेरे को। फिर जो 7 पोर्शन दिखाई देंगे उन 7 के अंदर नाम फिलअप कर देना। सबसे फर्स्ट अपनी साइड वाला, साउथ साइड वाले के अंदर सबसे पहले नाम लिखना भरत, और फिर सीरियल से लिखते चले जाना आगे। फर्स्ट का नाम भरत, सेकंड का नाम हेमवत, फिर हरि, और फिर सेंटर में जो दिखाई देवे उसका नाम विदेह, फिर रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्रों के नाम फिल कर दिए अपन ने उसमें। 6 पर्वतों के ऊपर भी नाम डाल दो। 11 नंबर सूत्र में देखिए, हिमवन पहला नाम,
दूसरा नाम महाहिमवन, ये दूसरा नाम है। हिमवन के बाद में दूसरा नाम क्या है? महाहिमवन। फिर तीसरा नाम है निषद, चौथा नील, पांचवें पर्वत का नाम रुक्मी और छठवें पर्वत का नाम शिखरी। कल एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, आज तो अभी 2-4 मिनट के अंदर जितना भी होता है मैं समझाता हूँ। कल आप लोग सबके सब जितने लोग हैं क्लास में आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। मैं आपको लिखवाऊंगा, आप लोगों से पूरा बनवाऊंगा और मैं क्लास शुरू होने के पहले पूछूंगा आप लोगों से कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं या नहीं। जिस तरह से मैं पूछने के लिए याद रखूंगा उस तरह से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठने की याद रखेंगे। ठीक है? 6 पर्वत बनवाऊंगा, 7 क्षेत्र बनवाऊंगा, 6 पर्वतों के ऊपर सरोवर बनवाऊंगा, वहां से नदियां निकलवाऊंगा, आपसे पूरे जम्बूद्वीप की रचना बनवाऊंगा मैं कल। तो हैं तैयार आप लोग इस चीज के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए? हाँ जी, आप कितनी मेहनत करते हैं तो जरूर हम भी तैयार। अभी बस 1 मिनट के लिए आप तैयार नहीं चलेगा। मैंने तो पहले ही बोला। हाँ जी, बहुत अच्छा है, जिन्होंने पहले से बना लिया वो बहुत अच्छा है। पहले बनाया भी था, मैंने कहा भी था, फिर भी लेकिन कल आप वापस एक एक चीज को वापस ड्रॉ करेंगे ना, जितनी बार ड्रॉ करेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा उसको बनाने में। फिर जब आपको एक्चुअल में क्या होता है, जब पिक्चर ख्याल में आती है ना उसकी, तो वो चीज समझ में आती है कि वो ऐसा है, हम तो कैसा समझ रहे थे। जैसे मैंने अभी समझाया, मैं भी इसके पांडुक शिला के बारे में समझा रहा था, सामने से प्रश्न आया, जवाब आया इस तरह का कि अरे वो ऐसा लगता है जैसे किसके जो सिद्ध शिला है उस तरह से होगी, सिद्ध शिला जैसी नहीं है। नवीन भाई कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं पंडित जी, नवीन भाई सुशीला बेन अभी नहीं है, वो अब नेक्स्ट वीक से आएंगे, अभी 2 वीक से बाहर है वो। हाँ हाँ, तो ये बात जो आपने कही ना वो सही है कि सामने अगर रहते तो ये ज्यादा इसमें पता चलता है। अभी फोन पे से तो डिफिकल्ट रहता है वो, इवन दो पिक्चर है हमारे सामने, कईयों के पास तो पिक्चर भी नहीं होगी, तो उसको इमेजिन करने का और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं कोई बात नहीं, मैं सबकी पिक्चर बनवाऊंगा। इसके भी कई अर्थ होते हैं, पिक्चर बन गई ऐसा हिंदी में कई बार बोला जाए, तो पिक्चर बन गई, सबको पिक्चर बनानी है। ठीक है ना? हम लोग सब पिक्चर बनना है, अपनी सबकी मूवी होगी और उसमें अपन क्या शो करेंगे, क्या दिखाएंगे उस मूवी में। हम उस मूवी में दिखाएंगे सुमेरु पर्वत, हम उस मूवी में दिखाएंगे भरत हेमवत आदि क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, सब कुछ। आप सोचिए, कल्पना कीजिए ऐसी कोई पिक्चर बने जिस पिक्चर के अंदर 7 क्षेत्र की चर्चा हो, विदेश क्षेत्र की चर्चा हो, सिमंदर परमात्मा दिखाए गए हों, आर्य मृच्छ खंड हो, लोगों का जीवन हो, लोगों का रहन सहन नहीं किस तरह से हो, वो कैसी मूवी होगी। डेफिनेटली हम लोग इस तरह की पिक्चर भले बाहर में नहीं बना सके, लेकिन अपने पास में एक ऐसी सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य का नाम है ज्ञान। बरोबर, ज्ञान बनाता है, ज्ञान बना सकता है ऐसी पिक्चर। अपने माइंड में, अपने कल्पना लोक में हम कितना सुंदर जम्बूद्वीप बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, रत्न उसमें डाल सकते हैं, सोने चांदी से आप उसको सजा सकते हैं। कहाँ कहाँ वन होंगे, कहाँ कहाँ उद्यान बने हुए होंगे, बाग बगीचे होंगे, नदियाँ होगी, सरोवर होंगे, झरने झरते होंगे, पानी गिरता होगा उनमें से, कहाँ वृक्ष लगे हैं, कहीं कल्प वृक्ष हैं, कहीं अक्र त्रिमचैत्यालय हैं, कहीं देव लोग आ रहे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने माइंड में फील करने की कोशिश करें। मैं तो जब बोलता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, उस जगह पर। मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था नंदनवन में खड़ा होकर के, तो बात करने लगा पांडुक वन में खड़ा होकर के, और फिर पहुँच गए शिलाओं की तरफ। जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा था तो मैं वहाँ पांडुक शिला के नज़दीक खड़ा था और मैं देख रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का जन्माभिषेक इंद्र किस प्रकार कर रहे हैं। तो ऐसी पिक्चर आप लोगों के ख्याल में आनी चाहिए।
कि जैसे ये सब आपके सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ का वातावरण दिखाई दे रहा है, वहाँ की परिस्थिति दिख रही है, वहाँ की शिलाएं दिखाई दे रही है, उनकी लेंथ दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है हमारे को, उसकी हाइट दिखाई दे रही है, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस चीज को महसूस करेंगे वैसे वैसे आपका वो जो आनंद है वो बढ़ता चला जाएगा। किसी भी चीज के बारे में जब तक आप उससे जुड़ते नहीं है तब तक उसमें आनंद नहीं आता है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, हर व्यक्ति के पास में ऐसी सामर्थ्य है। ये कौन से नए का विषय है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो कह सकते हैं ज्ञान नए का विषय है। और किसी नए की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं नैगम नए का विषय है। कल्पना लोक में, हमारी कल्पना में कितने सारे जम्बूद्वीप होंगे, आप सोच सकते हैं कितने जम्बूद्वीप होंगे। ज्ञान नए की अपेक्षा से यदि बात की जाए, ज्ञान में बनने वाले चित्र की अपेक्षा से बात की जाए तो अनंत केवलियों के ज्ञान में अनंत जम्बूद्वीप झलक रहे हैं, अनंत सुमेरु पर्वत झलक रहे हैं। हमारे ज्ञान की सामर्थ्य कितनी जबरदस्त है। शब्द कुछ कहा जाता है, वो शब्द के कहने, मैंने कहा पेन, तो पेन कहते ही आपको क्या दिखता है बोलो। मैंने कहा मोबाइल, आपके दिमाग में मोबाइल की आकृति बनती है या नहीं। मैंने कहा टेलीविजन, आपके दिमाग में टेलीविजन की आकृति आ रही है या नहीं। यदि नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी है, कमजोरी है। मैंने कहा आपने लॉयन देखा है कभी? डॉग देखे हैं? हाँ जी। हमारे दिमाग में तुरंत चित्र बन गया उसके अपने दिमाग में। लेकिन जिस तरह का चित्र ये कहते ही हमारे दिमाग में बन जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि हम जब ये तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं तो इस तीसरे अध्याय को पढ़ते समय कोई भी शब्द जो यहाँ तीसरे अध्याय के अंदर प्रयोग किया गया है वो शब्द मेरे माध्यम से बोला जाए और आपके दिमाग में उस चीज की पिक्चर आ जाए, तब तो मजा है उस चीज को अपने को करने का, मेहनत करने का। मोबाइल कहते, मोबाइल की पिक्चर आ रही है, अरे अपने बच्चे का नाम ले तो बच्चे की शक्ल सामने आती है कि नहीं? हाँ, बेटे का नाम लिया, बेटे की शक्ल सामने आ जाती है हमारे। प्रतिमा कहा तो प्रतिमा दिखने लगती है, मंदिर कहा तो मंदिर दिखने लगता है, गुरुदेव कहा तो गुरुदेव हमारे सामने दिखते हैं ना, गुरुदेव कान जी सामने। और मैंने कहा श्रीमद जी, तो श्रीमद जी की फोटो देखने लगे। श्रीमद जी कैसे थे? अरे राम, कितना कमजोर शरीर था उनका, कितना दुबले पतले थे और कैसे हड्डियां दिखती है हमारे को उनके पूरे शरीर में, कितने कमजोर, कितने दुबले पतले। ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के अलावा उनके शरीर में और कुछ नहीं है। ये सब दिख रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ ऐसे नील पर्वत दिखना चाहिए आपको, निषद पर्वत दिखना चाहिए आपको। विदेश क्षेत्र बोलते ही आपको निषद, नील पर्वत दोनों साइड में, इस साइड में लवण समुद्र, ये सब दिखना चाहिए। तो कब दिखेगा? जब आप खुद बनाएंगे अपना जम्बूद्वीप, दूसरों के जम्बूद्वीप में नहीं, अपने जम्बूद्वीप में आइए। अपने जम्बूद्वीप में आकर के विश्रांति मिलेगी। घर अपना, किसी दूसरे के घर में नहीं रहते ना हम, घर में सब चीज अपनी अपनी है। तो जम्बूद्वीप दूसरों का क्यों? जम्बूद्वीप भी हमारा, अपना द्वीप, अपना क्षेत्र, अपना ज्ञान लोक, उसमें अपने को विचरण करना है। तो कल आप लोग लेकर के बैठे हैं और हम कोशिश करेंगे उस चीज को आपको बहुत अच्छे से और क्लियर करने की। अभी की बात को तो मैं यही विराम देता हूँ, विशेष चर्चा कल करेंगे। यदि पूछना हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल हूँ मैं अभी। जो लोगों को जल्दी नहीं हो और जो कुछ पूछना चाहें मेरे से कुछ पूछे, किसी प्रकार के कोई सुझाव हो। पर्वत क्यों किया? हाँ, वर्षधर पर्वत क्यों कहा? बहुत सुंदर। देखिए, वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र के लिए। वर्ष माने होता है क्षेत्र, जगह है, जमीन। धर माने धारण करने वाले, पर्वत, जमीनों को धारण करने वाले, मतलब इट मीन्स जमीनों को बांटने वाले। माने वर्षधर पर्वतः माने उस क्षेत्र को मर्यादित कर देने वाले कि यहाँ तक का, ये इस भरत क्षेत्र की सीमा, ये हिमवन पर्वत। अब ये जो इसके हिमवन और महाहिमवन, इन दोनों ने क्या कर रखा है, हिमवन और महाहिमवन पर्वत ने, कि हेमवत क्षेत्र को धारण कर रखा है। तो हेमवत क्षेत्र है वो कहलाता है वर्ष।
अब देखिए पीछे पीछे आया था वर्षा क्षेत्राणी। वर्ष शब्द का अर्थ भी क्षेत्र होता है, क्षेत्र के लिए वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर सूत्र में देखिए वर्षा क्षेत्राणी शब्द था, पिछले सूत्र में भी। जगह है ना, ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। इन 7 नामों की जगह है जिनको क्षेत्र कहते हैं। और कुछ? हाँ पंडित जी, ठीक। यहाँ पर ये जो आर्यखंड, मलेच्छखंड और जो सिंधु और गंगा नदी का जो बताया है, और बीच में विख्यात पर्वत, और उसके पीछे भी मलेच्छखंड है ना, 3 मलेच्छखंड। ये जो 5 मलेच्छखंड भरत क्षेत्र में जो 6 नंबर का पेज है ना, अपना उज्ज्वला बेन के जो उन्होंने किया है, तो इसका जो मैं यहाँ ये 5 मलेच्छखंड का डायरेक्शन थोड़ा समझना चाहती हूँ कि एक तो नदी के उस पार बताया है, एक पर्वत के उस पार, और 2 नदियों के बीच में बताया है। तो यहाँ पर जब वो चक्रवर्ती लेके आते थे मलेच्छखंड से रानियों को, तो वो किस तरह का ट्रैवलिंग किस तरह का होता था? ये तो हर चक्रवर्ती अपने अपने हिसाब से सोच सकता है, क्राइटेरिया बना सकता है जाने के बारे में। बाकी विजयार्ध पर्वत को उल्लंघन करके नहीं जाते थे वो लोग। विजयार्ध पर्वत के बीच में गुफाएं बनी हुई हैं। हाँ। ये विजयार्ध पर्वत का भी जो चित्र है ना, इसमें विजयार्ध का चित्र तो नहीं होगा आपके पास में? विजयार्ध का पर्वत बहुत सारे वो टेकरे जैसे बताया है, वैसे हाँ कोई पर्टिकुलर नहीं बताया, वो तो जिस पर्वत के कैसे होता है इमेजिनेशन पिक्चर। पर्वत की जैसे है, उसके ऊपर कूट बने हुए हैं, और पर्वत के अंदर जैसे ये जो दिखा रखी है ना इन्होंने, ये भी सही नहीं दिखाई हुई है। गंगा और सिंधु नाम की जो नदियां दिखा रखी है, चित्र सही नहीं है, बराबर नहीं है ये चित्र। अच्छा, ये क्या होना चाहिए मैं बतलाता हूँ इस चित्र के अंदर गलती क्या है। इस चित्र में पर्वत के ऊपर से नदियां दिखाई है, ऐसा नहीं है। पर्वत ऊपर आएगा, ये दोनों नदियां नीचे होनी चाहिए। यूजुअली वो पर्वत से आता है पूरी पानी, हम जो बोलते हैं वो नहीं, पर्वत के ऊपर से नहीं आ रहे हैं, ये पर्वत के नीचे से आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से बताया गया है। हाँ, यहाँ तो ऐसे नीचे से ही नदियाँ आती है, ऐसे लगता है मुझे। मैंने एक जम्बू द्वीप का चित्र भेजा था आपको। हाँ हाँ हाँ, वो देख, हाँ है आपके पास में? सरोवर में से निकल रहे, उसमें देखिए आप येलो कलर वाला जो चित्र है ना जम्बू द्वीप का, जो मेरा भेजा हुआ है। हाँ हाँ, स्काई शेड में जो है मिला आपको, उसमें देखिए नीचे भरत क्षेत्र, और हमने वहाँ बना रखा है विजयार्ध नीचे भरत क्षेत्र के एरिया में। वहाँ देखिए तो आपको 2 गुफाएं दिख रही है जिनमें से नदी आ रही है, गंगा सिंधु। देखा आपने, वो चित्र है आपके पास में? हाँ, मैं अभी निकालती हूँ वैसे कंप्यूटर में। उज्ज्वला पेन में भी ऐसा ही दिखता है कि वो नीचे से आ रही है, ऊपर पर्वत दिखा है और नीचे से ऐसा ही कट हो गया ना, तो ऐसा ही लगता है कि वो नीचे से आई थी होगी। नहीं, पर्वत के ऊपर से नहीं आ रही है नदी। आप समझ रहे हैं, पर्वत कट नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्वत कट नहीं हुआ है, नदियाँ कट रही है। उज्ज्वला बेन की है ना, इसमें पर्वत तो वैसा ही है, वैसे ही लगता है कि वो कैसे आप 6 नंबर का चित्र देख रहा हूँ, चित्र नंबर 6 नंबर का। तो वो नदियाँ कट, पर्वत तो वैसा का वैसा ही है, कट नहीं हुआ पर्वत। तो वो सरोवर है पंडित जी, वो तो ऊपर से आती है ना, सरोवर तो ऊपर है ना। पद्मद्र सरोवर हेमंत पर्वत वाले की बात नहीं कर रहा, मैं विजयार्ध पर्वत वाले की बात कर रहा हूँ। ऊपर से पहले आती है तो से आती है ना।
ये निमन पर्वत वाले की बात नहीं कर रहा, मैं विजयार्ध पर्वत की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी मेरा निकला स्काई ब्लू कलर का निकला पिक्चर वहाँ पर। स्काई ब्लू कलर, इसमें देखिए आप भरत क्षेत्र नीचे। हाँ, ब्लू कलर के अंदर भरत क्षेत्र दिया हुआ है, बरोबर लिखा हुआ है, और बीच में फिर रेड कलर से लिखा हुआ है विजयार्ध पर्वत। हाँ जी, देखिए। हाँ, अब इस विजयार्ध पर्वत में कूट बने हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। हाँ जी, वैश्रवण कूट, उत्तरार्ध भरत, तिमिच्छ गुहा, दिख रहा है, हाँ जी, पूर्णभद्र, विजयार्ध, मणिभद्र, खंड प्रपात, दक्षिणार्ध भरत, सिद्धायतन। 9। हाँ, इनमें जो पूर्णभद्र और मणिभद्र नाम की जो कूट हैं, इनके नीचे 2 गुफाएं हैं, खंड प्रपात और तिमिस्र। जो तिमिस्र और खंड प्रपात के नीचे ही है, एक प्रकार से समझ लीजिए आप। उन गुफाओं के नीचे से पर्वत की हाइट तो 25 योजन की है, और नदी जो आ रही है वो नीचे से आ रही है, जमीन पर से आ रही है। हाँ, तो नदी ऊपर नहीं चढ़ेगी 25 योजन ऊपर। इसकी तो 3D बननी चाहिए एक्चुअल में। हाँ, आप फील कर रहे हैं कैसा बतला रहा हूँ? हाँ, वो अब जो गुफा से आ रहा है उसका अभी ख्याल आ रहा है कि इस तरह पर्वत के नीचे से आ रही है। में जो दिया हुआ है 6 नंबर वाला जो चित्र है, इस चित्र में ऐसा फील हो रहा है जैसे पद्मद्रह से नदी निकली, निकल करके नीचे गिरी, और नीचे गिर करके अब ये विजयार्ध के ऊपर से कैसे आएगी है। ठीक है ना? तो हाँ, हाँ, लेकिन वो मेन प्रश्न ये था, और आपने जो बताया कि वो विजयार्ध पर्वत क्रॉस नहीं कर सकते मल्लेश्वर जाने के लिए। हम लोग तो नहीं। विजयार्ध पर्वत क्रॉस कैसे होगा? हाइट पता है आपको उसकी? 1.5 लाख किलोमीटर। 25 योजन है ना? 25 योजन। आप 25 योजन या 25 योजन हाइट है, लेकिन जमीन पर 25 योजन चलना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाइट 25 योजन बहुत कठिन है। उनके जो वाहन होते थे ना, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, और पर्वतों के ऊपर तो एक्चुअल में कूट है, देवों के स्थान है। ऊपर टॉप पर जाकर के तो देव लोगों की, जितने मैंने बताया ना, वैश्रवण वगैरह कूट ये जो हैं, तिमिस्र गुहा आदि जो कूट है, खंड प्रपात है, दक्षिण भरत है, ये सब इनमें देव लोग रहते हैं। विद्याधर हो? देवों के नहीं, विद्याधर नहीं रहते। ये मैं तो विद्याधर तो 10 योजन हाइट पर रहते हैं, मैं 25 योजन हाइट की बात कर रहा हूँ। 25 योजन हाइट वाले में 10 योजन हाइट के ऊपर जाकर के रहते हैं विद्याधर, सिर्फ 10 योजन हाइट पर। आपने एक लास्ट टाइम बोले थे कि वहाँ चारों ओर वेदिका है, और वहाँ एक बहुत बड़ा द्वार है, वहाँ से निकल तो द्वार बंद ही रहता है जब भी सेना आती है, सभी द्वार। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह की वेदिका सहित द्वार बना हुआ है, और उस द्वार में से होकर के वे प्रवेश करते हैं अंदर। विजयार्ध पर्वत के अंदर गुफा में दरवाजे बने हुए हैं, 50 योजन की दूरी है, जमीन पर चलें तो 50 योजन की गुफा है, टनल बनी हुई है वो 50 योजन की, कृत्रिम है। तो उसमें से होकर के चक्रवर्ती जाता है, मिलेच्छ खंड को जीतता है, और सभी मिलेच्छ खंडों को जीतता हुआ वापस आर्यखंड में आता है। ऐसा है, लेफ्ट से निकलेगा
और पूरा राउंड लगाता हुआ राइट से वापस आ जाएगा। ऐसा किया जाता। और कोई प्रश्न? आप लोग सोचिएगा, कल अपन और बात करेंगे इसके संदर्भ में। अपन निर्वाणी स्थिति बोल करके पूरा करते हैं। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।